हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11th इंग्लिश बिहार बोर्ड, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोम नंबर 1 MCQs। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी ने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा समझा, उनकी जो पोम है जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहूँगा कि जो MCQs मैंने आपके लिए बनाए हैं ये पूरी तरीके से बहुत ईजी है और संभावना है इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाए। हमने फोकस किया है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतना हम पोइट के बारे में कवर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पोइट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बंगाली पॉलीमैथ है जिसकी सब चीज़ों की जानकारी है। पॉलीमैथ किसको कहा गया है? अब देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको पहले तो ये समझना होता है कि हमको आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब यहाँ दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू, नो वन। अब यहाँ बंगाली दिया है, तो क्या नेहरू बंगाली थे, गांधी बंगाली थे या रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ए। अब आप बोलोगे सर बंगाली पॉलीमैथ ऐसा क्या है, इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कारण ये है कि इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फील्ड में इनके हाथ थे। ऐसा नहीं है, नोवेल लिखते थे, बहुत सारे इन्हें पोम्स लिखी, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। एक साधारण व्यक्तित्व नहीं था इनका, तो इनको बंगाल पॉलीमैथ कहते हैं। इनको लैंग्वेजों का भी थोड़ा बहुत नॉलेज था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Who reshaped Bengali literature and music as well as Indian art with contextual modernism in the late 19th century and 20th centuries? अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, Who reshaped। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कौन थे जिन्होंने रीशेप किया था बंगाली लिटरेचर को। देखिए, जैसे इंग्लिश लिटरेचर होता है वैसी हिंदी है और वैसी बंगाली भी है। साहित्य होता है, कोई भी साहित्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ज्ञात होगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत, कौन है ना, अब यहाँ पे उनको पता नहीं है किसकी बात हो रही है, तो किसने बंगाली लिटरेचर को शेप दिया और म्यूजिक को भी, है ना, और इंडियन आर्ट को भी विद कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म, यानी मॉडर्निज्म वाले आइडियाज लाए। कब? 19th और 20th सेंचुरीज में। अब वो कौन होंगे? देखिए, टैगोर होंगे, नेहरू, गांधी या अंबेडकर, इन तीनों में से कौन होंगे? अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इन चारों में से कौन होंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबसे पहले चीज तो ये है कि ये सभी 1920 सेंचुरी में थे, ऐसा नहीं। लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो क्या गांधी जी का रोल बहुत ज्यादा था, या नेहरू का था, या टैगोर का था, किसका था? तो इसका सही आंसर होना चाहिए टैगोर। अब टैगोर ही क्यों? स्वाभाविक है, पहली बात तो वो बंगाली थे। दूसरा, साहित्य में उनकी बहुत बड़ी पकड़ थी। और तीसरा, इंडियन आर्ट में भी, साथ ही साथ मॉडर्निज्म का बहुत अच्छा बेजोड़ तौल मेल था उनके हाथ में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Who became in 1930 the first non-European and the first lyricist to win the Nobel Prize in Literature? अब देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा। अब ये लिरिसिस्ट क्या होता है? आप लोगों ने गाने सुने होंगे ना, लिरिक्स होती हैं गानों की। पोम भी जब लिखते हैं या कुछ लिखा जाता है उसमें लिरिक्स रहती हैं, मीटर्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लिरिसिस्ट उससे जुड़ा हुआ है। नोबेल प्राइज अब किसको मिला? क्या जेपी ना, अब देखिए, क्या ए टैगोर को मिला है? क्या बी गांधी जी को मिला है? क्या गांधी जी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है? क्या जेपी नारायण को मिला है? किसको मिला है ये पुरस्कार? स्वाभाविक है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गांधी जी जो थे उनको कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया, नामांकन हुआ था। जेपी नारायण भारत रत्न है और नो वन तो हो नहीं सकता, कोई एक तो होगा ही। तो टैगोर ही इसका सही आंसर होगा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको 1913 में क्या हुआ था, ये दिया गया था अवार्ड, और कहीं ना कहीं गांधी जी से थोड़े उम्र में थे ज्यादा। ही वॉज फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। अगर मैं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात करता हूं तो कौन था फेलो, है ना, मेंबर होना। फेलो का मतलब होता है मेंबर। क्या गांधी थे? देखिए, क्या टैगोर थे, क्या गांधी थे, या रमाबाई थी, या नेहरू थे, कौन थे? अब रॉयल एशिया, अब बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं उस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा करती थी। तो यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी, अब एशियाटिक का मतलब पूरा एशिया आ जाता है यहाँ पर। तो ये जो सोसाइटी है उसके मेंबर कौन थे?
इसके मेंबर थे टैगोर। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप लोग आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं रिफर्ड एज अ बार्ड ऑफ बंगाल, है ना। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो बार्ड ऑफ एवन कौन होगा, है ना। ऐसे बार्ड ऑफ एवन कहते हैं। वैसे बार्ड ऑफ एवन जो हमारे कौन थे, शेक्सपियर थे। वैसे बार्ड ऑफ बंगाल कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ, गांधी, नेहरू या कोई नहीं। इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, ना तो नेहरू और ना ही गांधी, नहीं ना। इसका सही आंसर स्वाभाविक है, बंगाल है, जुड़ा हुआ है। और रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, उनको टैगोर कहते हैं कहीं ना कहीं, तो इनका सरनेम भी कहीं ना कहीं थोड़ा बंगाली से मिलता जुलता है। तो ओवरऑल ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, इसका सही आंसर रविंद्रनाथ टैगोर है। तो हमें क्या करना है, हमको एलिमिनेशन करना सीखना आना चाहिए कि कहीं से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं भी आ रहा तो भी वर्ड्स को कनेक्ट करके आप जोड़ सकते हो। टैगोर रोट नोवेल्स, अब कितने नोवेल लिखे, देखिए बहुत सारे कवि आए, बहुत सारे पोइट्स आए, सब लोग ना कुछ हद तक कुछ ना कुछ लिखते ही हैं। अब इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, क्या इन्होंने 6 नोवेल लिखा है, 8, 10, 12, कितना लिखा है, कुल 8 नोवेल्स इन्होंने लिखी हैं आज तक। चलिए, द नेम टैगोर इज द एंग्लिसिस्ट ट्रांसलिटरेशन ऑफ ठाकुर, है ना। अब देखिए क्या होता है, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है ट्रांसलिटरेशन, है ना। ट्रांसलेशन का मतलब जो शब्द है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते किसी और भाषा में, या है ना। और ट्रांसलिटरेशन भी किसी और भाषा में करते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्ट उसी मीनिंग के साथ उतार देते हैं। तो यहाँ पे उसी का एग्जैक्ट मीनिंग से उतार देने वाली बात होती है ट्रांसलिटरेशन। तो क्या है टैगोर का ट्रांसलिटरेशन, क्या आपको लगता है ठाकुर होगा, देखिए मेरा सरनेम तो ठाकुर है ना, शर्मा होगा या मिश्रा होगा, क्या होगा। अब देखिए शर्मा मिश्रा ही तो ब्राह्मण हो गए, ठीक है। अब ठाकुर क्या है, बंगाली भी ठाकुर लगाते, स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं टैगोर के आगे भी ठाकुर ही लगता था। लेकिन यहां पर इसका जो सही आंसर वो ठाकुर ही है। लेकिन यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि टैगोर का एंग्लिसिस्ट ट्रांसलिटरेशन कैसे हुआ। कहीं ना कहीं क्या है कि जो टैगोर है उसको उन्होंने ठाकुर बनाया है ना, इसको जब ट्रांसलेट किया एक फॉर्मेट को लेकर तो वो टैगोर बन गया। तो ओवरऑल उनके आगे ठाकुर लगा करता था पहले, तो उनको रविंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर रविंद्रनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन बाद में टैगोर कहा गया। और टैगोर आज भी बहुत से लोग लगाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन वो एंग्लिसिस्ट ट्रांसलिटरेशन था, किसका, ठाकुर का। तो स्वाभाविक है आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ठाकुर को ट्रांसलेट किया गया, इस तरह से वो टैगोर बन गया। चलिए टैगोर निक, अब देखिए यहीं पे मैंने एक और चीज आपको ऐड कर दी, टैगोर निक नेम रावी, उनका एक निक नेम भी था रावी। तो स्वाभाविक इस पे एमसीक्यू नहीं, लेकिन हाँ आप चाहें तो इसको आप ध्यान में रखें कि टैगोर के आगे रावी भी लगता है। कई लोग उनको रावी बुलाते हैं, रवि, है ना, रवि बुलाते हैं उनको। वॉज बॉर्न ऑन, तो अब उनका जन्म कब हुआ था, अब रवि जी का जन्म कब हुआ, 7 में 1861, 8 में 1893, 10 में 1897 या नॉन ऑफ द अबव। अब जो रवि जी हैं ना, उनको कब क्या किस तरह वो पैदा हुए, तो यहाँ पे डेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। इसका सही आंसर 7 में 1861। देखिए आपके एग्जाम्स में इतना कठिन तरीके से नहीं पूछा जाएगा, वहां पर क्या करेंगे, वहां पर 8 से ये सेम रहेगा आपका, बस वहां पे 2 कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, 4 कर देंगे। यहां पे मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा किया है, तो कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। 7 मई 1861 में ही उनका जन्म हुआ था और रवि ही उनका निकनेम था। क्वेश्चन नंबर 9, ही रोट poems relating to Sikhism and number of articles in Bengali children's magazine। है ना, अब उन्होंने कितनी सारी पोम्स लिखी, खास के किससे रिलेटेड थे, सिखिज्म से, है ना, आर्टिकल्स बंगाली आर्टिकल्स से, चिल्ड्रन मैगजीन से ना। तो कहीं ना कहीं क्या है इसका आंसर, 8 है, 6 है, 90 है, 12 है, क्या सही आंसर है 6। अब देखिए 10th क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैगोर बिगन हिज करियर इन शॉर्ट स्टोरीज इन, अब उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज में अपना करियर कब चालू किया था, 1877 में, 1891, 99 या नन ऑफ द अबव, या उनमें से कुछ भी नहीं। सही आंसर है 1877। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या करा, यहां पे ओवरऑल हमने एक एमसीक्यू है सेशन कवर किया है।
यहाँ पर हमने रविंद्रनाथ टैगोर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज बनाए, खासकर क्योंकि इसी से एमसीक्यूज बनते हैं, है ना। और आपकी जो पोम है वेयर द माइंड विदाउट फियर, जो पोम का टाइटल आपने पढ़ा होगा, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें एक्सप्लेनेशन पार्ट, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़ को। यदि इसमें कोई डाउट होता है, उसमें कोई इशू होता है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे पास टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, सीबीएसई, ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में, और साथ ही साथ यूपी और बिहार बोर्ड की क्लासेस तो आपकी चली रही हैं। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग चाहें तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को अलग अलग कंटेंट में शेयर करें, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और हमारी बुक्स और ई बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनका लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। साथ ही हमारे जो भी वीडियोस आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ओवरऑल 100% फ्री एजुकेशन आपको यहाँ से मिलती है। हम आपसे कुछ भी मनी नहीं लेते, और साथ ही साथ हम आपको ज्ञान प्रोवाइड करते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।